देखिए, आज का टॉपिक है आपका रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। फिर मैं थोड़ा सा एक बार से फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। और उसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं कि रेजिस्टेंस के ग्रुप। ठीक है, रेजिस्टेंस के समूह। तो बेसिक सी जानकारी हम रेजिस्टेंस के बारे में दे चुके हैं। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस है क्या? रेजिस्टेंस का शाब्दिक अर्थ रुकावट है। और यह रुकावट आपके इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो करंट जो बहती है, किसके अंदर? कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर, उसमें क्या करता है? रुकावट डालने का एक प्रॉपर्टीज है। तो ये मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। तो रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऐसा गुणधर्म है जो किसी भी चालक में बहने वाली धारा में रुकावट डालता है। वो क्या कहलाता है? आपका रेजिस्टेंस। और भी कहा कि रेजिस्टेंस जो होता है वह चालकता के क्या होता है? व्युत्क्रम होता है। अर्थात चालकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस कहा जाता है। रेजिस्टेंस को मैंने कहा कि सिंबल इस तरीके से रेजिस्टेंस का इंडिकेट करेंगे हम लोग। रेजिस्टेंस ये सिंबल। रेजिस्टेंस जो होता है, एक स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस जो होता है वो किसका बनाया जाता है? मैग्नेट का। किसका बनाया जाता है? मैग्नेट। मैंने कहा मैग्नेट किस किस का कंपोजिशन होता है, मिश्रण होता है? कॉपर, कॉपर, मैग्नीज और निकिल। इनका क्या है? मिश्रण होता है। लगभग लगभग 84% इसका रेशो होता है और आपका 12% इसका, और बाकी बचा हुआ इसका कितना हो गए? 4 है। तो ऐसे करके इनका क्या होता है? कंपोजिशन होता है, बोल सकते हैं मिश्रण होता है। रेजिस्टेंस के बारे में और जानकारी दी कि ये संसार के प्रत्येक पदार्थ में, संसार में ऐसा कोई भी मेटेरियल नहीं है जिसमें ये पाया नहीं जाता। सब जगह ये क्या है? पाया जाता है, प्रत्येक मेटेरियल में। फिर मैंने कहा कि अगर कोई भी कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अगर मैं जला दूं, राख कर दूं उसको, तो वो क्या, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? अनंत हो जाता है। कितना हो जाता है? अनंत। ठीक है, ध्यान रखना है। आपसे कह दिया जाए कि सबसे अच्छा चालक धातु कौन सा है? चांदी। ठीक है, तो चांदी सबसे अच्छा चालक धातु है। अगर जला के मैं उसको राख कर दूं या उसका चूर्ण बना दूं तो एक कुचालक के रूप में बदल जाता है। उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? हाईएस्ट हो जाता है, अनंत, इनफाइनाइट हो जाता है। फिर मैंने और भी कहा कि रेजिस्टेंस जो होते हैं, इस रेजिस्टेंस से संबंधित नियम बताए मैंने आपको कि रेजिस्टेंस का जो संबंधित नियम पहला है, रेजिस्टेंस जो है ये नियम थे कि रेजिस्टेंस जो होता है लंबाई के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात कोई भी पदार्थ का रेजिस्टेंस जो होगा वो रेजिस्टेंस तभी बढ़ सकता है, ज्यादा हो सकता है, यदि उसकी पहली की अपेक्षा लंबाई बढ़ा दी जाए। फिर मैंने कहा कि रेजिस्टेंस जो होता है वह किसी भी कंडक्टर के अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पर क्रॉस सेक्शन एरिया के रेसिप्रोकल या अनुक्रमानुपाती होता है। समीकरण 2 दिया था मैंने। इन दोनों समीकरण के माध्यम से मैंने एक फॉर्मूला डिजाइन किया था, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। तो इससे एक फॉर्मूला बनाया था, R1 अपॉन R2 बराबर L1 बटे L2 इंटू A2 अपॉन A1। और A को मैंने कहा था इसकी वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? पाई आर स्क्वायर, या क्या ले सकते हैं अपन? पाई बटा 4D स्क्वायर। आर रेडियस होती है, ये क्या होती है? आपकी व्यास। तो कई बार क्वेश्चन आपके ये भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, मैं बता चुका हूं आपको कि एक कंडक्टर है, कोई भी चालक है, उस चालक की पहले की अपेक्षा त्रिज्या बढ़ा दी जाए। क्या बढ़ा दी जाए? त्रिज्या। तो बताओ उसकी चालकता पर या उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रख लेना है, आर इनवर्सली 1 अपॉन ए की वैल्यू क्या रखूंगा मैं यहाँ पर? पाई आर स्क्वायर। और पाई आर स्क्वायर, पाई क्या रहता है? कांस्टेंट। अगर उसकी त्रिज्या पहले की अपेक्षा बढ़ाई जाती है तो हमेशा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। और जब उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो ध्यान रख लेना उसकी चालकता क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये बेसिक से कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं पहले। ठीक है, और उसके बाद मैंने कहा कि अगर एक शुद्ध चालक पदार्थ है तो उसका टेम्परेचर जो होगा रेजिस्टेंस के क्या होगा? समानुपाती। अर्थात एक ही एलिमेंट से अगर बना हुआ कोई पदार्थ है तो उसमें अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा। फिर मैंने कहा अगर कोई अशुद्ध चालक आ गया, अशुद्ध चालक जैसे नाइक्रोम हो गया, पीतल हो गया, ठीक है ना, कॉन्स्टेंटन हो गया, यूरेका हो गया, मैग्नीज हो गया, जर्मन सिल्वर हो गया, अगर ये कंपोजिटिव या मिश्र जो पदार्थ होते हैं आप लोगों के, चालक पदार्थ होते हैं, अगर इनमें टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर आप किसी भी कारण बढ़ता है तो इसका रेजिस्टेंस कैसे लेता है? लगभग कैसे रहता है? स्थिरांक रहता है। तो यहां पर ध्यान रख लेना है, टेम्परेचर बढ़ने पर रेजिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, बोल सकते हैं नेग्लेक्टेड होता है, ना के बराबर होता है। रेजिस्टेंस के बाद में फिर हमने क्या सीखा था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोधकता। क्या पढ़ी थी? विशिष्ट प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोधकता मैंने कहा कि क्या होती है कि कोई एक घन है, उस घन के
बोल सकते हैं आमने सामने की भुजा का जो प्रतिरोध होता है वही क्या कहलाती है, आपकी विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाती है। विशिष्ट प्रतिरोधकता जो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी जो होती है किसी पदार्थ की संरचना को इंडिकेट करती है। फिर मैंने कहा कि विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, रो बराबर आर अपॉन एल। ये हमने निकाला था, सीखा था। उसके बाद मैंने कहा कि विशिष्ट प्रतिरोधकता जो होती है इसकी यूनिट क्या होती है, क्या होती है यूनिट, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर या ओम फुट। ठीक है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस, ये तीनों पद्धति में क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। विशिष्ट प्रतिरोधकता जो है इसकी एक और परिभाषा बताई मैंने कि विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम को विशिष्ट प्रतिरोधकता कहा जाता है। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस नॉन ए स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे भी कहा कि भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/ρ। ठीक है, और मैंने इन दोनों में संबंध बताया। मैंने कहा कि ये आपके रेलवे में सवाल आया था, रो बराबर क्या था, सॉरी क्या था, एल बराबर रो आर ए। तो ये फॉर्मेट इससे निकल के आया क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू हमने यहाँ से पुट की और करने के बाद में स्थिति निकल के आई थी। अब जो क्लास को हम आगे तरफ बढ़ाने जा रहे हैं वो है आपके रेजिस्टेंसों के समूह। ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो होते हैं उनके 3 समूह होते हैं और आपको मैं बता देता हूं आपकी पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में टोटल जो कनेक्शन होते हैं, चाहे वायरिंग कनेक्शन हो चाहे आप लोगों के इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हो, कहने का मतलब है जो कनेक्शन किए जाते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7। तो 7 जो कनेक्शन होते हैं वो सातों कनेक्शन को हम समझेंगे, जानेंगे और पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर। ठीक है, और अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो डेफिनेटली आपको मैं बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये जो अभी कनेक्शन हम पढ़ने वाले हैं ये एक बोल सकते हैं बेस है, फाउंडेशन है। और ये फाउंडेशन आपके हाथ आ जाता है अगर सीख लेते हो, समझ लेते हो, तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। जैसे कि क्या, आने वाले समय में वायरिंग टेंडर ले सकते हो, क्योंकि अगर आपको कनेक्शन नहीं पता आने वाले समय में आप पैनल बना सकते हो जो हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है। कोई भी कंपनी अगर इंस्टॉल होती है, स्थापित होती है, तो वहां पर पैनल की क्या होती है, रिक्वायर होती है, आवश्यकता होती है कि भाई आपको क्या एक लेबोरेटरी बनानी होती है। तो वहां पर कनेक्शन, जिसको कनेक्शन आते हैं तो वो एक पैनल का खूब सारा 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, 60 हजार रुपए ठेका लेता है और मात्र 2 से 3 दिन में काम हो जाता है। वायरिंग करना आना चाहिए, सिर्फ कनेक्शन करना आना चाहिए कि भाई अमीटर कैसे जोड़ना है, वोल्ट मीटर कैसे जोड़ना है, वाट मीटर कैसे जोड़ना है, फ्रीक्वेंसी मीटर कैसे जोड़ना है, फेजों को कैसे जोड़ना है, समझ में आई नहीं, जो हमारी पूरी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी इसको आधार देती है। तो अगर आप बेसिक से सीख लेते हो इन सब चीजों को तो आपके 2 सेक्टर बनते हैं, प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर। तो दोनों में आप अच्छी तरीके से लीड कर सकते हो अपने आप को। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, आप समूह, प्रतिरोधों के समूह। देखो प्रतिरोधों के समूह जो होते हैं, पहली बात तो इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में कितने कनेक्शन होते हैं, कुल कनेक्शन, कुल संयोजन कितने होते हैं, टोटल 7। सबसे पहली बात ये सवाल आपका आता है कि अगर आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो टोटल जो आपके कनेक्शन किए जाते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 7। और 7 कौन कौन से होते हैं वो यहां पर मैं बता रहा हूं, देखें। पहला है सीरीज, दूसरा है पैरेलल, तीसरा है मिक्सर, इन दोनों का मिक्सर, चौथा है स्टार, पांचवा है डेल्टा, छठा है स्टार डेल्टा, नेक्स्ट है आपका डेल्टा स्टार। कितने हो गए, 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। ध्यान रख लेना आपके पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि हमारी सप्लाई जो होती है वो 2 नेचर की होती है, एक तो होती है सिंगल पेज और एक 3 पेज। ठीक है, तो सिंगल पेज के लिए आप लोगों के लिए मोस्टली करके जो सीरीज पैरेलल मिक्सर इनका यूज कर लिया जाता है। 3 पेज में स्टार डेल्टा, डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार डेल्टा, इनका क्या लिया जाता है, सदुपयोग लिया जाता है। जैसे आपके ट्रांसफार्मर वगैरह होते हैं तो वहां पर आपको पता है 3 पेज पर आधारित होते हैं, तो डेल्टा स्टार, स्टार डेल्टा, ये सब कनेक्शन वहां पर इस्तेमाल किए जाते हैं। तो टोटल कनेक्शन कितने, 7। रजिस्टेंसों के समूह में हम पढ़ने वाले, हम ये टोटल 7 के 7 कनेक्शन पढ़ेंगे हम, डोंट वरी रहो। और आपको बता देता हूं ये रजिस्टेंसों के लिए नहीं, ये अगर कोई कॉइल है उस कॉइल के कनेक्शन भी ऐसे ही होंगे, लेकिन अगर उस कॉइल की प्रॉपर्टी जो होगी, गुणधर्म होगा, वो अलग होगा बस। ठीक है ना, आपका रेजिस्टेंस का गुणधर्म है वो अलग होगा। कैपेसिटर के लिए भी यही कनेक्शन एक जैसे होंगे, लेकिन गुणधर्म के आधार पर उनके बनने वाले फॉर्मूला है, सूत्र है, वो सब क्या है, अलग अलग परिवेश में निकल के आएंगे। इतना ध्यान रख लेना है।
आपको अगर कोई भी चीज जोड़नी है, जैसे कि सीरीज जोड़नी है, तो मैं आज सिखाने वाला हूँ ऐसे जोड़ेंगे, चाहे वो वोल्ट मीटर जोड़ो, वाट मीटर जोड़ो, फ्रीक्वेंसी मीटर जोड़ो, इलेक्ट्रिकल की कोई भी चीज जोड़ो, वो आज मैं बताने जा रहा हूँ ऐसे ही आपको जोड़नी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस के पहले समूह हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? क्या पढ़ेंगे हम लोग? सीरीज। क्या पढ़ने वाले हैं? सीरीज। ठीक है, तो पहले क्या, रेजिस्टेंस का श्रेणी समूह। मैंने आपको बेसिकली बताया था कि रेजिस्टेंस का सिंबल कैसे, सबसे पहली बात आती है इसका उपयोग कहां होता है? केवल एकल परपथ निर्माण हेतु। ध्यान रख लेना, अगर मैं सीरीज समूह बनाया जाता है तो ये सिंगल सर्किट का कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्या बनाते हैं? सिर्फ सिंगल परपथ का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि भाई हमारे घर में कनेक्शन कौन सा किया जा रहा है, तो आपका क्या जवाब आता है? सीरीज या पैरेलल, इन दोनों में से कोई चुनाव करते हो आप लोग, तो कौन सा कहते हैं अपन? पैरेलल। क्यों? क्योंकि हमारे घर के अंदर आपको पता है हर सॉकेट अलग अलग सर्किट बनाते हुए अपना काम कर पाता है। अगर एक सॉकेट या एक आपका बोर्ड खराब हो जाता है, हम दूसरे से सप्लाई ले लेते हैं, दूसरा खराब हो जाता है तीसरे सप्लाई ले जाते हैं, तो वहां क्या डिफरेंट डिफरेंट सर्किट बन जाते हैं। और इस वजह से क्या होता है, घर के लिए जो कनेक्शन लिए जाते हैं वो कौन से लिए जाते हैं? पैरेलल। अगर सिंगल सर्किट हो तो वहां पर कौन सा कनेक्शन होगा आपका? सीरीज। और अगर सिंगल सर्किट में अगर हमारा, आपको पता है घर के अंदर एक्सीडेंटल प्रॉब्लम होती है, कई बार एनवायरमेंटल होती है, कई बार शॉर्ट सर्किट होती है, कई बार ह्यूमन मिस्टेक होती है, ग्रॉस एरर होते हैं कई बार, तो क्या होता है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट की वजह से एक कोई मामूली सर्किट है वहां से आप प्रॉब्लम आ गई, तो आप क्या करोगे? सिंगल सर्किट है तो क्या करोगे? पूरे घर की लाइट चली जाएगी। तो ऐसी दुविधाओं को जूझने से या हटाने के लिए हमने पैरेलल कनेक्शन वहां पर की। तो अब हम कौन से कनेक्शन पढ़ेंगे? यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यहाँ पर केवल सिंगल सर्किट निर्माण हेतु सीरीज समूह का उपयोग लिया जाता है। अब देखना है समूह। भैया मैंने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लिया। बताओ रेजिस्टेंस का जो सिंबल इस तरीके से मैं लिख रहा हूं ना, बना रहा हूं ये सिंबल किसको इंडिकेट करता है? ये एक ऐसा रास्ता जो रुकावट डाल रहा है। ध्यान रख लें, ये जो देख रहे हैं ना, इसका मतलब है रुकावट। मैंने बताया था रेजिस्टेंस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? रुकावट। इसका नाम दे दिया मैंने R1, इसका नाम दे दिया R2, इसका नाम दे दिया R3। अब मैं मान लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं, इसका पहला सिरा है, इसका दूसरा सिरा है, पहला सिरा है और दूसरा सिरा है, पहला सिरा है और अगर किसी पहले रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ दिया जाए, और इसी प्रकार दूसरे रेजिस्टेंस के दूसरे सिरे को तीसरे रेजिस्टेंस के पहले सिरे से जोड़ा जाए, तो बनने वाला समूह कौन सा कहलाता है? कौन सा कहलाता है? श्रेणी समूह। अब देखो हो क्या रहा है यहां पर, 2 1 2 1, अरे है कि नहीं? 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 चल रहा है। ध्यान रख लेना, अगर 1 1 हो जाता तो कनेक्शन हो जाते समांतर। समझ में ही नहीं? पहला दूसरा, तो 2 1 फिर 2 1 फिर 2 1 फिर 2 1 2 1। कई बार जो घर के अंदर वायरिंग करने आते हैं वो लोग जो क्या करते हैं, 4 5 कलर के इंसुलेशन टेप रखते हैं। कितने कलर के? 4 5 कलर के, लाल पीला हरा इस तरीके से रखते हैं। जब वो घर के अंदर वायरिंग करने आते हैं, जो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, उन लोगों की बता रहा हूं, वो घर के अंदर हमारी वायरिंग करके चले जाते हैं और अच्छा पैसा ले जाते हैं। और हम लोग इंजीनियरिंग करने के बाद में भी घर के अंदर वायरिंग कर पाना कई बार कठिन हो जाता है हमारे लिए। डरते हैं कि तार भिड़ नहीं जाए। और आपको बताया, जब डर है तो फिर हम सीख ही कहां से पाएंगे? समझ में कि नहीं? तो ये चीज ध्यान रखना है। तो 2 1 2 1, अब बस ये कनेक्शन हुआ आपका कौन सा? लेकिन जैसे ये कनेक्शन होता है आपका, ये कनेक्शन जैसे ही आपका होता है, सर्किट बोलेंगे परपथ, जैसे ही कनेक्शन आपका बनता है तो पता है क्या होता है? ये कहता है कि भाई कनेक्शन तो आपने बना दिया, कनेक्शन तो आपने बना दिया, लेकिन मेरी शर्तें, इस इस कनेक्शन की शर्तें क्या है? शर्तें। पहली शर्त, दूसरी शर्त, ये समूह जब बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो ये ग्रुप कहता है कि मेरी शर्तें, अगर आपने मेरी शर्तों को फॉलो कर लिया, मेरी शर्तों को अगर आपने चुनाव कर लिया और मेरी शर्तों को मान लिया, तो डेफिनेटली मैं आपके लिए सहयोग दूंगा, काम करूंगा। पहली शर्त कि प्रत्येक पुर्जे में धारा समान होनी चाहिए, समान होनी चाहिए।
प्रत्येक पुर्जे में धारा कैसी होनी चाहिए, समान। अगर यहां धारा 5 एम्पियर बह रही है यहां, तो यहां भी 5, यहां भी 5। अगर धारा यहां 0 है तो यहां भी 0, यहां भी 0। फिर क्या कह रहा है कि प्रत्येक पुर्जे में वोल्टेज, या वोल्टेज को क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होना चाहिए, असमान होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ही काम करूंगा मैं, मेरी शर्त है। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है भैया, हम तेरा समूह का यूज करेंगे, तेरी शर्तों को मानेंगे और तेरी शर्तों के अनुसार ही हम क्या करेंगे, आपका उपयोग लेंगे। तो आपको पता है कि एक विद्यार्थी जब क्लास में आता है तो विद्यार्थी, एक टीचर की शर्त होती है कि आपको क्या बोलना है, साइलेंट मोड पर रहना है, आपको सीखना है, पढ़ना है, मतलब बहुत सारी चीजें बना के सामने डाल देते हैं। तो उन शर्तों को जो फॉलो करता है टीचर खुश रहता है और आराम से क्या होता है, उसके साथ में पूरा क्लास को ले पाता है। तो ये चर्चा है, ये सब कौन कर रहा है, आपका रेजिस्टेंस कर रहा है। तो ये समूह बनाया अपना, ये कंडीशन बोली कि भाई ये प्रत्येक पुर्जे में धारा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। प्रत्येक पुर्जे में वोल्टेज कैसी होनी चाहिए, असमान होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले रेजिस्टेंसों का समूह डालना है। समूह डालने के बाद में आपको क्या करना है, ये नोट करना है। और नोट करने के बाद में फिर आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक। उतार जल्दी से फटाक से, मैं कर, वो तो हो जाएगा। तो प्रतिरोधों के श्रेणी समूह में यहां तक आप लोगों को मैंने बताया कि भाई शर्तें क्या होती हैं। अब देखना है आगे, जब प्रत्येक पुर्जे में वोल्टेज असमान है तो देखो इस वाले रेजिस्टेंस के अंदर होने वाली वोल्टेज V1, इसमें होने वाली वोल्टेज V2, इसमें होने वाली वोल्टेज V3। तो टोटल जो वोल्टेज निकालूंगा मैं, टोटल वोल्टेज वो क्या होगी, V1 प्लस V2 प्लस V3, या इसको बोल देते इक्विवेलेंट वोल्टेज। ठीक है ना, क्या बोल देते, इक्वेशन फर्स्ट। अब ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, V बराबर आई आर। ठीक है ना, V बराबर आई आर। तो देखो ये V बराबर आई आर जो है ना, ये फॉर्मूला जिसको वोल्टेज ड्रॉप फॉर्मूला बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, वोल्टेज ड्रॉप फॉर्मूला। अब आपको पता है कि समीकरण 2 से समीकरण 1 में मान रखने पर क्या रखूंगा मैं, मान। तो यहां रखना है आपको, तो I इंटू आर, देखो ऐसे रखना है पहले तो, बराबर I इंटू आर प्लस I इंटू आर प्लस I इंटू आर। अब यहां पर 3 है तो रेजिस्टेंस 3 कर दो, यहां पर 2 है तो रेजिस्टेंस 2 कर दो, यहां पर 1 है तो रेजिस्टेंस 1 कर दो, और यहां पर T है तो यहां पर क्या कर दो, T। अब आपको पता है इसमें से क्या कॉमन ले लूं मैं, I, R1 प्लस R2 प्लस R3 और I इंटू आर टी, क्या कट जाएगा आपका ये। तो जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस फॉर्मूला से क्या स्पष्ट होता है कि अगर श्रेणी समूह बनता है तो उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस जो होता है वह सबको जोड़ने पर प्राप्त होता है। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, टोटल रेजिस्टेंस जो होता है सबको जोड़ने पर प्राप्त होता है। अब और यहां पर नोट में है, अब ये सब चीजें आपको नोट में इंडिकेट करनी है, ध्यान रखना, सब इंपॉर्टेंट डायरेक्ट फॉर्मूला है। अगर जस्टिफाई करो, मुझे क्या करना है कि इस रेजिस्टेंस पे एग्जाम ने कहा कि भाई इसका दे दिया 10 ओम, 20 ओम, इसको दे दिया 30 ओम, और कह दिया कि इसमें बहने वाली धारा 5 एम्पियर है। तो बताइए V1, बताइए R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, बताइए R1 में कितना वोल्टेज होगा। तो कहने का मतलब है इसका वोल्टेज निकालना है, इसका वोल्टेज निकालना है, इसका वोल्टेज निकालना है। तो निकालने के फॉर्मूला वैसे हालांकि हैं, तो V1 बराबर I इंटू R1। तो ये किस में होगा, आपके पहले में। फिर कौन से में, दूसरे में क्या होगा आपका, V2 बराबर I इंटू R2। फिर तीसरे में क्या होगा आपका, V3 बराबर IR3। तो एक तो हम यहां ये निकाल सकते हैं कि अगर पहले में मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, वोल्टेज ड्रॉप निकालना है, दूसरे में भी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज ड्रॉप निकालना है या वोल्टेज निकालनी है, तो निकालने क्या है आपके फॉर्मूला। तो पहले के लिए हो गए, दूसरे के लिए हो गए और तीसरे के लिए हो गए। अब नेक्स्ट जो आपका बनेगा वो फॉर्मूला कौन सा होगा आपका, वो भी देखना है आपको। अगर मैं कह देता हूं कई रेजिस्टेंस, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, कई रेजिस्टेंस जिसको मान लेता हूं n, किस में जुड़े हैं, सीरीज में जुड़े हैं, और प्रत्येक रेजिस्टेंस क्या है, R है, क्या है, R है। तो कुल प्रतिरोध
कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर टी बराबर एन इंटू। तो ये भी ध्यान रख लेना आपको। जैसे कि मैंने कहा कि कई रेजिस्टेंस हैं जिनका प्रत्येक रेजिस्टेंस आर, दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि अगर समान मान के रेजिस्टेंस कई श्रेणी में जुड़े हुए हों और टोटल मुझे उसकी क्या निकालनी हो, रेजिस्टेंस निकालना हो, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एन क्या है, क्या है, प्रतिरोधों की संख्या, और आर क्या है, कोई भी एक रेजिस्टेंस का मान। ठीक है ना, ये निकाल सकते हैं। और कुछ, अब इसकी पहचान कैसे करनी है, पहचान बोलेंगे आइडेंटिफिकेशन। जैसे कई बार सवाल आता है आपका कि भाई 5 रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम के दे रखे हैं, तो और उन्हें श्रेणी में जोड़ा गया है, तो बताइए टोटल रेजिस्टेंस मान कितना होगा। तो ध्यान रख लेना, जो वैल्यू दे रखी है 5, 10 और 15 दे रखी है आप लोगों की, कितना बताया मैंने अभी आपको, 5, 10 और 15, ये रेजिस्टेंस के मान दे रखे हैं। R1 का है, ये R2 का है और ये R3 का है। अगर इसमें से सब कुछ ऐसे दे रखा है और श्रेणी में जोड़ा हुआ है, तो बताइए अब रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। तो ध्यान रखना, पहचान क्या है कि जो रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, आंसर उससे भी ज्यादा प्राप्त होना चाहिए। तो क्या है पहचान, दिए गए इस समूह में सबसे ज्यादा मान के प्रतिरोध से भी कुल मान हमेशा ज्यादा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, ज्यादा प्राप्त होता है। ध्यान रख लेना, ये इसका क्या है, आइडेंटिफिकेशन। जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे, सवाल करेंगे, तब क्या होगा, इसको आपको देख लोगे या दिमाग में रख लोगे तो आसानी से सवालों क्या कर पाओगे, आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो फटाफट से और आगे देखो, और हम समझते हैं और आगे तरफ। प्रतिरोधों के श्रेणी समूह में और क्या है कि अगर एक भी रेजिस्टेंस है, जस्ट इमेज करो, ये रेजिस्टेंस टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, तो पूरा सर्किट कैसा होता है, ओपन हो जाता है। कैसे हो जाता है, ओपन। और जब ओपन हो जाता है तो कहने का मतलब है, यदि इस परिपथ में, इस संयोजन में कोई भी प्रतिरोध टूट जाता है तो परिपथ ओपन होता है, ओपन या खुला हो जाता है, जिससे प्रत्येक रेजिस्टेंस में धारा क्या हो जाएगी, जीरो, व प्रतिरोध मान अनंत हो जाता है। तो इन सब चीजों को आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अगर इससे रिलेटेड ऐसे एक सवाल में एक और दे देता हूं आपका छोटा सवाल कि भैया आपके मान चलो एक लैंप ये है, ठीक है, ये 60 वाट का है, और एक लैंप और है, ये आपका 100 वाट का है। कितने वाट का है, 100 वाट का है, और इनको मैं 110 वोल्ट सप्लाई से जोड़ रहा हूं। जस्ट इमेज करो, धारा इसमें 5 एम्पियर बह रही है। अगर अचानक ही 60 वाट का लैंप, ये वाट का लैंप, कितने वाट का लैंप, 60 वाट का लैंप जो है, इसका फिलामेंट टूट जाता है। क्या टूट जाता है, फिलामेंट क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो बताइए, अब बताइए कौन सा लैंप तेज जलेगा। तो आपको पता है, अगर ये फिलामेंट यहां से टूटा है, ये ब्रेक हुआ है यहां से, तो सर्किट कैसा हो जाएगा, अब यहां पर ओपन, सर्किट कैसा होगा, ओपन। और सर्किट ओपन होगा तो धारा कितनी बहेगी, जीरो, रेजिस्टेंस कितना होगा, अनंत, और कोई भी बल्ब नहीं जलेगा। तो ऐसे सवाल एग्जाम में क्या है, कॉन्सेप्ट बेस पे पूछता रहता है। तो नोट कर लो जल्दी से आप सभी, ठीक है। देखो अब हम थोड़ा सा और सीख लेते हैं, और ये दो टॉपिक हैं, एक पावर से रिलेटेड है, एक कंडक्टेंस से रिलेटेड है। अगर मान चलो कई रेजिस्टेंस से किस में जुड़े हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो वहां पर टोटल पावर जो होगी वो कैसे डिसिपेटेड होगी। डिसिपेटेड का मतलब होता है व्यय। अगर ये रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ जाए और जुड़ने के बाद में पावर जो खर्च होगी तो वो कैसे निकालेंगे, और एक जो चालकता होगी वो कैसे निकालेंगे। तो इनको और सीख लो, उसके बाद में क्या होगा, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कर लेंगे प्रॉब्लम्स, है ना।
तो वो प्रॉब्लम्स में एमसीक्यू टाइप में आपको डाल दूंगा, तो वहां से आप क्या करना है, देखना है, लिखना है। फिर भी मैं कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ कराऊंगा, बाकी कुछ प्रॉब्लम्स आपको और वीडियो में मैं आपको डाल दूं, तो वहां से आप क्या कर लेना, उनको नोट कर लेना। ठीक है, तो देखो देखो, अब है पावर व्यय, पावर व्यय या पावर खर्च, पावर व्यय, और या फिर बोल सकते हैं अपन टोटल पावर, कुल पावर। चर्चाएं अभी किसमें चल रही हैं और आप किससे रिलेटेड पढ़ रहे हो, आप प्रतिरोधक श्रेणी समूह। अभी आप लोगों ने टोटल रेजिस्टेंस ऐसे निकाला था, टोटल रेजिस्टेंस बराबर R1 प्लस R2 प्लस, अगर मैं दोनों तरफ, ये आपका RHS है, ये क्या है आपका LHS, अरे है कि नहीं, राइट साइड, राइट हैंड साइड, और ये कौन सा आपका, यदि LHS व RHS से आई स्क्वायर का गुणा कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो यदि LHS व RHS से आई स्क्वायर का क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो क्या होगा, आई स्क्वायर RT बराबर आई स्क्वायर R1 आई स्क्वायर R2 प्लस आई स्क्वायर, क्या बन सकता है, नहीं बन सकता है। और आपको पता होगा बेसिकली P बराबर क्या होता था, आई स्क्वायर R, एक फॉर्मूला और बताया था मैंने, V स्क्वायर बटे R, और क्या बताया था, P बराबर VI, अरे बताया नहीं बताया, तो ये सब फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं पहले। तो बताओ ये फॉर्मेट बन रहा नहीं बन रहा है, तो यहां पर आई स्क्वायर RT का जो होगा ये होगा, कहलाएगी आपकी टोटल पावर, कौन सी पावर, टोटल पावर, और ये क्या हो जाएगा आपका P1, ये क्या हो जाएगा आपका P2, ये क्या हो जाएगा आपका P3। तो ध्यान रख लेना, अगर प्रतिरोधों का श्रेणी समूह जुड़ा हुआ हो और उस श्रेणी समूह में आपको पावर व्यय निकालनी हो, पावर खर्च निकालनी हो, तो इसको ज्ञात करने का फॉर्मूला ये होगा। अभी मैं सिर्फ पावर की चर्चा नहीं की, पावर व्यय, पावर व्यय, पावर का नुकसान, पावर खर्च, और पावर को ज्ञात करने का फॉर्मूला तुम्हारा अलग होता है। हो गया, यहां पर एक तो ये फॉर्मूला नोट करना है। अब आता है पावर ज्ञात करने का सूत्र, पावर फॉर्मूला। अगर यहां पावर फॉर्मूला निकालना है तो वो है आपका 1/PT, 1/PT बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3। ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसको मैं ऐसे ही बोल सकता हूं, PT बराबर P1 P2 और P3 अपॉन P1 P2 प्लस P2 P3 प्लस P1 P3। इस फॉर्मेट में मैं इस फॉर्मूला को क्या कर सकता हूं, मैं बना सकता हूं। तो ध्यान रख लेना, पावर व्यय जो है, पावर व्यय जो आप रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़ रहे हो, उससे जो पावर का व्यय हो रहा है उसको ज्ञात करने का फॉर्मूला तो ये होगा, और पावर, सिर्फ ओनली पावर को ज्ञात करने का फॉर्मूला कौन सा होगा, ये होगा। अब कैसे कैसे, मैंने कहा साहब एक श्रेणी समूह है, उस श्रेणी समूह में एक लैंप 60 वाट का, दूसरा 100 वाट का, तीसरा 300 वाट का है, ठीक है, किसका है, या फिर मैं 300 वाट का है, तो बताइए श्रेणी समूह में टोटल पावर कितनी होगी, तो इस फॉर्मूला को ज्ञात करें। अब फिर सुनो, यदि एक परिपथ में बहने वाली धारा 5 एम्पियर है और वह परिपथ श्रेणी समूह का निर्माण करके रखता है, जिसमें जिसमें 3 पुर्जे जुड़े हुए हैं, पहले का रेजिस्टेंस का मान 5 ओम, दूसरे का 10 ओम, तीसरे का 30 ओम है, तो बताइए अब सर्किट में टोटल पावर व्यय कितना होगा, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो 2 फॉर्मूला आपके डिजाइन हो चुके हैं, और अब थोड़ा सा एक और जान लेना आप लोगों को, वो है आपका यहां, अगर यहां पर अगर कई बोल सकते हैं हम लोग चालकता, चालकता, अगर कई रेजिस्टेंस श्रेणी समूह में जुड़े हुए हैं और आपको क्या निकालनी है, वहां पर चालकता निकालनी, आपका फॉर्मूला क्या था, RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3,
अगर चालकता है तो चालकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? रेजिस्टेंस के। तो कैसे लिखूंगा? 1/GT बराबर 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1/G3। ये करके आपको क्या डाल दिए? फॉर्मूला। आप क्वेश्चन देखो कैसे देता है इससे। यदि तीन प्रतिरोध हैं, तीन प्रतिरोध जिनका मान 0.5 महो, दूसरे का मान 0.10 महो, तीसरे का मान 0.20 महो है, तो बताइए अब उनकी चालकता कितनी होगी? अब प्रतिरोध देकर उसके मान महो में दे रहा है, कहने का चालकता को इंडिकेट कर रहा है, तो अब चालकता कितनी होगी? तो फिर इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और इसको नोट कीजिए। और फिर मैं प्रॉब्लम्स आपको मैं इन पे एक एक दो दो मैं करा ही दूंगा अभी क्लास में, ठीक है ना? उतारो जल्दी से। तो इन सब पर मैं एक एक प्रॉब्लम्स आपको कराने वाला हूं, सुने। लिखे तो लिखो। यदि तीन रेजिस्टेंस, लिखो, यदि तीन रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू, यदि तीन रेजिस्टेंस जिनकी वैल्यू 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम है, 5, 10 और 20 ओम है, उन्हें सीरीज में जोड़ा गया है, उन्हें सीरीज में जोड़ा गया है और सर्किट में बहने वाली करंट 5 एम्पियर है। सर्किट में बहने वाली करंट 0.5 कीजिए, 0.5 एम्पियर है, तो परिपथ में कुल पावर व्यय कितना होगा? तो परिपथ में कुल पावर व्यय कितना होगा? चार आपके ऑप्शन है, 1000 वाट, 1000 वाट, बी 100 वाट, सी 150 वाट और डी कोई नहीं। ऐसे करके चार आपके विकल्प मैंने डाल दिए। 1000 वाट, बी है आपका 100 वाट, डी है आपका 150 वाट और डी है आपका नन ऑफ दीज या इनमें से कोई नहीं। तो कीजिए फटाफट से। एक एक फॉर्मूला पर एक एक प्रॉब्लम्स मैं आपको दे रहा हूं, बाकी प्रॉब्लम्स मैं आपको आपके यूट्यूब पर डाल दूंगा, दो चार एक दो क्लास बना के, तो वहां से आप और नोट कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना? तो ये सवाल है आपका, तीन प्रतिरोध 5 ओम, 10 ओम और 20 ओम है, उन्हें श्रेणी में जोड़ा गया है और परपथ धारा 0.5 एम्पियर है, तो परपथ में टोटल पावर कितनी होगी? तो ध्यान रख लें, यहां हम सॉल्व कर सकते हैं। मैंने एक फॉर्मूला लिखाया था आपका टोटल पावर ज्ञात करने का फॉर्मूला, I2R1 प्लस I2R2 प्लस I2R। तीन रेजिस्टेंस है, करंट कितनी है? सेम बहेगी, 0.5 का स्क्वायर। अगर 0.5 को हम कैसे बोल सकते हैं? 1/2 इंटू कितना? 5 प्लस 1/2 इंटू कितना? 10 प्लस 1/2 इंटू कितना? 20। तो 1/4 इंटू 5 प्लस 1/4 इंटू 10 प्लस 1/4 इंटू 20। ठीक है, अब जितना सॉल्व हो सके कीजिए। 4 पंजे 30। ये कितनी बार हो गया? 2.5 बार। ये कितनी बार हो गया? 1.25। होगा कि नहीं होगा? तो 1.25 प्लस 2.5 प्लस 5 कितने होंगे आपके? 7 और 7 8, 8.75। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर? 8.75 वाट। नोट कर लो। अभी सवाल जो दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये देखना है सवाल आपको। कर दूं क्लियर? ठीक है।
आंसर क्या आएगा? इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना। अब एक सवाल है आपका, हालांकि देखो इजी इजी सवाल जो होते हैं वो तो हम आपको पता है आसानी से कर लोगे। 3 रेजिस्टेंस है, 5 ओम, 10 ओम, 15 ओम के, उन्हें सीरीज में जोड़ा गया है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा? तो सबको हम क्या कर देंगे? सम कर देंगे, जोड़ देंगे और टोटल वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ऐसे सवाल आता है। अब एक सवाल है ये आपका, यहां देखना है आप, इसका मान है 10 महो। कितना? इसका मान है 20 महो और इसका मान है 5 महो। ये इस तरीके से बातें कर रहा है भाई कि ठीक है भाई ये है आपका, ये निकाल। अब पूछ रहा है कि बताइए टोटल रेजिस्टेंस का मान कितना होगा दिए गए चित्र से प्राप्त कुल तुल्यांक प्रतिरोध होगा। ऑप्शन ए 10 ओम, ऑप्शन 20 ओम, ऑप्शन सी 30 ओम और ऑप्शन डी कोई नहीं। ये कर दिया। 10 महो, 20 महो, 5 महो, ये सब वैल्यू दे रखी है और मैंने यहां पर करंट फ्लो करा दी सर आपकी 1 एम्पियर। सवाल ऐसा है जो कई बच्चों को पीछे छोड़ेगा, ध्यान रख लेना। ठीक है ना। देखें तो हुआ इधर नितिन, सोनी, चलो मैं देखो आप जल्दी से। सवाल बहुत है, सहज है, सरल है, आसान है। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अगर सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़े हुए हों तो उनकी चालकता ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था? 1/GT बराबर 1/G1 प्लस 1/G2 प्लस 1, क्योंकि ये जो जो यहां पर ये यूनिट दे रखी है किसकी है? महो। और ये किसकी है? चालकता की। ये भी चालकता, ये भी चालकता। तो 1/10, 1/20 और 1/5। एलसीएम लेने में कितना रहा है? कितना रहा है? 2 प्लस 1 प्लस कितना? 4 बराबर 1/GT, बराबर 1/GT चल रहा है। तो 1/GT बराबर कितना आ जाएगा सर आपका? 7/20 और GT की वैल्यू निकालूंगा तो 20/7। अरे आएगा कि नहीं आएगा? ये इसका निकल के आ जाएगा। अब आप सब जानते हो, क्या जानते हो? G बराबर 1/R। अरे होता नहीं होता है? तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1/GT। तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। तो GT का मान कितने रखा है? 20/7। तो 7/20 ओ, और ये क्या है आपका? टोटल रेजिस्टेंस का मान होगा। तो आंसर इसमें से या तो कोई नहीं है, कोई नहीं है तो आपका 7/20, तो आपको पता ही है क्या है राइट आंसर। आया कुछ समझ में? तो ऐसे सवाल जब आ जाते हैं ना तो बहुत सारे बच्चे पीछे छोड़ देते हैं। मैं बताऊं, आप लोग भी छोड़ दोगे उनको पीछे। कहने का मतलब है कंपटीशन की दौड़ में ऐसे सवाल कई बच्चों को पीछे की तरफ धकेल देते हैं। करो नोट। एक क्वेश्चन और लिखना है आपको, लिखो। 3 रेजिस्टेंस जिनका प्रत्येक मान 3 रेजिस्टेंस जिनका प्रत्येक मान R ओम है। क्या है? प्रत्येक मान क्या है? R ओम है। क्या है? R ओम है। उन्हें श्रेणी समूह में जोड़ा गया है, जिन्हें श्रेणी समूह में जोड़ा गया है। किसने जोड़ा गया है? श्रेणी समूह में जोड़ा गया है तथा प्रतिरोध की संख्या तथा प्रतिरोध संख्या P² है। प्रतिरोध संख्या P² अपॉन 2 है।
तो कुल प्रतिरोध श्रेणी समूह में होगा, कुल प्रतिरोध श्रेणी समूह में होगा। करें, 4 विकल्प आपको डाल देता हूं मैं। पी स्क्वायर बटे 2r ओम, बी 2r बटे पी स्क्वायर ओम, सी 2r स्क्वायर बटे पी अंडर रूट ओम, और डी अंडर रूट पी बटा 2r स्क्वायर ओम। ऐसे करके 4 विकल्प आपके पास में है। राइट आंसर विल बी, कौन सा आंसर होगा? स्क्वायर बटे 2, एन का मान, और आर का मान कितना है? आर। तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर आर पी स्क्वायर बटे 2। तो ये इसका क्या होगा? राइट आंसर। कौन सा आंसर है आपका? ए। कुछ भी दे सकता है, कुछ भी, ये सिर्फ हमारे कॉन्सेप्ट को ही करवाता है क्लियर बस। एक सवाल और उसके बाद में हम कौन सा समूह लेते हैं? अपन प्रतिरोधों का समांतर समूह। लिखो, यदि 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 दो प्रतिरोध जिनके मान 1 सही 1/2 ओम, कॉमा 4 सही 7/8 ओम, 4 सही 7/8 ओम है, और उन्हें श्रेणी में जोड़ा गया है, और उन्हें श्रेणी में जोड़ा गया है, श्रेणी में जोड़ा गया है, तो टोटल प्रतिरोध मान कितना होगा? तो टोटल प्रतिरोध मान कितना होगा? चार विकल्प लिख देता हूं मैं, लिख देता हूं, क्या करना है आपको? तो बस सीधा सीधा सवाल है, देख लो। आर इक्विलेंट या आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। पहले का मान कितना है? 2 ही है ना, तो 2 रखना है आपको। कितना है? 1 सही 1/2 कितने? 3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 32 और 7 कितना हो जाएगा आपका? 39/8। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? कितना? 12 कितना? 39, 51/8। तो ये इसका आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा 51/8। लेकिन एक चीज सुन लेना सभी, अगर आपको सवाल को चेक करना मेरे सवाल सही है गलत है, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा का मान ज्यादा है? इन दोनों में से किसका मान ज्यादा है? इसका है या इसका है? पहले का मान कितना है? 1.5। दूसरे का मान कितना है? 32/7, 32 और 39/8, 8 चौके 32। तो इसका मान इसका ज्यादा है। 8 चौक 32 हो रहा है ना, 32 और बचे उसके बाद कितने बचे यहां पर? 32 के बाद में 7 है ना, 4.8 ओम के अप्रोक्स आ रहा है इसका, लगभग लगभग देख लेना। तो कहने का मतलब है जो आंसर आना चाहिए वो हमेशा 4.8 से ज्यादा आना चाहिए। अब इसमें भाग देख लो, अगर आंसर 4.8 से ज्यादा आ रहा है, 8 छिक्की 48, तो जा रहा है बस। सवाल हमारा क्या है? सही। लिखो एक सवाल और लिखो, लिखो, यदि 3 प्रतिरोध, बिल्कुल सिंपल दे रहा हूं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, अभी एग्जाम सीबीटी फर्स्ट में भी आपके पूछे जा रहे हैं। लिखे क्या गया? यदि 3 प्रतिरोध जिनके मान क्रमशः 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम है, 2 ओम, 4 ओम, 6 ओम है, उन्हें श्रृंखला में जोड़ा गया है, उन्हें श्रृंखला में जोड़ा गया है, जिसमें बहने वाली धारा 100 एम्पियर है, जिसमें बहने वाली धारा 100 एम्पियर है, तो परिपथ का कुल तुल्यांक प्रतिरोध कितना होगा? तो परिपथ का कुल तुल्यांक प्रतिरोध कितना होगा? 4 आपके विकल्प हैं, 10 ओम, 12 ओम, सी 6 ओम से कम,
6 ओम से कम, और डी कोई नहीं। क्या आएगा आंसर आपका? वेरी गुड, जिस चीज का राइट है देख लीजिए। R1 प्लस R2 प्लस R3 कितने कितने, 2 4 और 6, टोटल करूंगा तो कितना आएगा? 12। तो टोटल जो रेजिस्टेंस आएगा कितना आएगा आपका? 12। तो क्या इसकी पहचान हो रही है? बताइए सबसे अधिक वैल्यू का कौन सा रेजिस्टेंस है? तो आंसर 6 से ज्यादा आना चाहिए, वो है आपका 12। ठीक है, एक सवाल और लास्ट एंड फाइनल, और उसके बाद हम आगे तरफ स्किप करेंगे, आगे तरफ बढ़ेंगे। लिखो लिखो, यदि यदि श्रृंखला में 3 लैंप 60 वाट 100 वाट, श्रृंखला में 3 लैंप 60 वाट 100 वाट 200 वाट 200 वाट क्षमता के जुड़े हुए हैं, 200 वाट क्षमता के जुड़े हुए हैं, तो परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा 0.5 एंपियर होती है। तो परिपथ का कुल पावर कितना होगा? तो परिपथ का कुल पावर कितना होगा? विकल्प कितने कितने वाट का है आपका? 100 वाट का है, 60 वाट और कितने का है? ऑप्शन ए 60 वाट से कम, ऑप्शन बी है 100 वाट से ज्यादा, सी 100 वाट से कम, और डी 200 वाट से हमेशा ज्यादा। देखिए 60 वाट से कम, बी है 100 वाट से ज्यादा, सी है 100 वाट से कम, और डी है 200 वाट से हमेशा ज्यादा। अब सवाल का सॉल्यूशन देखिए आप सभी। मैंने कहा 3 लैंप है, और 3 लैंप, एक 60 वाट का, एक 100 वाट का, एक 200 वाट का है, और वो किस में जुड़े हुए हैं? आपके श्रेणी में जुड़े हुए हैं। तो बताइए अब टोटल पावर कितनी होगी? मैंने ये शब्द नहीं कहा कि टोटल पावर वे कितनी होगी, मैंने सिर्फ ओनली टोटल पावर की चर्चा आपसे कर रहा हूं। तो टोटल पावर की चर्चा कर रहा हूं, तो ध्यान रख लेना, जो लैंप सबसे कम वाटेज का है आंसर उससे भी कम आएगा। जो लैंप सबसे कम वाटेज का है उससे भी आंसर क्या आएगा? कम आएगा। ये कंफर्म है, ध्यान रख लेना। आपसे मैं एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, अभी बताऊंगा उस क्वेश्चन को, कि बताइए कि अगर आपको ज्यादा हीट पैदा करानी है, क्या करानी है आपको? हीट पैदा करानी है, तो कौन से कनेक्शन का समूह का उपयोग ले हम, सीरीज या समांतर? देखो फटाफट से देखना, आपको क्या करना है। कितने लैंप है? 60 वाट का लैंप, 100 वाट का लैंप, 100 वाट का सॉरी, और एक कौन सा है आपका? 200 वाट का लैंप, सॉरी 200 वाट। और इनमें बहने वाली करंट कितनी है? 0.5 एम्पियर। यहां जो भी सोर्स वोल्टेज दे रखा है इसको, जो ऑपरेट हो रहे हैं इससे। अब कह रहा है कि टोटल पावर कितनी होगी? तो टोटल पावर का फॉर्मूला था पीटी बराबर 1/P1 प्लस 1/P2 प्लस 1/P3, 1/60 प्लस 1/100 प्लस 1/200। एलसीएम कितना? एलसीएम कितना जाएगा? निकालो फटाफट से। कितना आ रहा है एलसीएम? एलसीएम नहीं आ रहा। अब इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर है वो आ जाएगा आपको बस फटाक से। तो एलसीएम कितना है यहाँ पर? 600। कितने लिखो यहाँ पर प्लस प्लस 3/600, 1/PT। और पीटी की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा आपका? 600 अप्रोक्स मान चलो 20 का ही भाग दे लो इसमें, तो आपको पता है लगभग कितना आएगा यहाँ पर? 20 का भाग देंगे तो लगभग कितना आएगा यहाँ पर? 30 के समथिंग। तो क्या आंसर आ रहा नहीं आ रहा है? 60 वाट से क्या होगा? आंसर क्या आएगा? 60 वाट से कम। कर लो। तो
ये था प्रतिरोधों का श्रेणी समूह, जिसमें हमने पूरी बोल सकते हैं एग्जाम के पर्पज से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने कवर कराए। ठीक है, और अभी छोटा सा एक सवाल और ले लो, चलो आपकी इच्छा पूरी होगी, बढ़िया तरीके से हो जाएगा आपका। ये सवाल है एक, कैसे करें, 4 बोतल प्राप्त करो फटाफट से, देखो कौन करेगा आप में से। कैसे आएगा 100? दिए गए फिगर से V1 का मान कितना होगा? देखो मैं आपको दोनों तरीके से बता देता हूं। V1 बराबर क्या होता था, I इंटू R1, अरे है कि नहीं? I का मान कितना है, R1 का मान कितना है, 20। तो देखना एक बार कितना हो रहा है, 20। कितना आ रहा है यहां पर? अब एक बात बताओ, मैं दे तो रहा हूं यहां से 60 वोल्ट और इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं 100 वोल्ट, क्या इम्पॉसिबल है क्या? तो आपको बस ऐसे कभी भी सवाल आता है आपका, इस तरीके कभी भी सवाल आता है तो आपको क्या करना है, एक वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला होता है। कौन सा फॉर्मूला होता है? वोल्टेज डिवीजन रूल। तो इसमें क्या करना है, आपको V1 का मान निकालना है, तो V इंटू R1 बटे R1 प्लस R2। V का मान कितने रखा है, 60। R1 मान लिया मैंने इसको, और R1 R2 कितना हो गया, 20 प्लस 40। तो 60 इंटू 20 बटे कितना हो जाएगा, 60। कितना आएगा आपका, 20 वोल्ट। अगर 20 वोल्ट इसका वोल्टेज ड्रॉप आ रहे हैं तो इसका कितना होगा, 40 वोल्ट। तो निकाल के देखो, V2 का निकाल के देखो, V2 बराबर V इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। V का मान कितना है, 60। अरे V का मान है ये 60 इंटू R2 कौन सा है, 40। 40 बटे 60 कितना आ रहा है, 40 वोल्ट। तो इनके दोनों के वोल्टेज ड्रॉप जोड़ूं तो राइट आंसर आपका होना चाहिए। बता लो।